करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर, है ना। 1-2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। 1 मिनट और वेट कर रहे हैं, फिर कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट। ओके, तो आज का पेपर थोड़ा सा है ना, इजी लगा। हेलो, आवाज आ रही है सबको? सर क्रैक हो रही है सर आवाज वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर आ रही है। ओके, सॉरी। ठीक है, बीच में कभी हो जाए तो बताना, कोशिश कर रहा हूँ मैं नेटवर्क सही करवाने की। तो ये मैं बता रहा था, आज का पेपर थोड़ा सा हो सकता है टफ लगा हो, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ भी थे, लेकिन हमें पता आज के पेपर में जिस बच्चे ने भी 3 से 4 क्वेश्चन अगर मैथ्स में सही कर लिए, मतलब उसका 90% आराम से क्रॉस होगा, क्योंकि लेवल ऑफ द पेपर अच्छा था। ठीक है, क्लियर है? यस ओके। सर, 3 यस क्वेश्चन सर। सॉल्व हुए थे सर। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए, मतलब अच्छी, ठीक है। कोशिश कम हमें और करना है कि 5-6 क्वेश्चन तक हम और अच्छे सॉल्व कर पाए। अब अगेन चीजें वही है, कौन से क्वेश्चन को पिकअप करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये अब जजमेंट धीरे धीरे आपको सीखना है, ठीक है, पूरे पेपर में। तो पहले हम वही करेंगे, पहले मैं आपको पूरा पेपर शो कर देता हूँ। कौन से क्वेश्चन को हमको लास्ट के लिए रखना है, कौन से पेपर स्टार्टिंग में करना है, पहले हम वो देखते हैं। फिर लास्ट में देखेंगे जो क्वेश्चन थोड़े टफ है, जो जो लेंदी है, उनको हम लास्ट के लिए रखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, ए माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ था, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड था। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मीडियम टफ कैटेगरी में जा सकता है। अगर सर
हाँ गुड इवनिंग। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं और इसमें वैल्यू पुट अप करनी तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख सकते हो। सेम विद द यहाँ पे भी थोड़ा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन और लिमिट्स दोनों का ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ही आपको जान पूछ के थोड़े टफ दे दिए गए, ये टेस्ट करने के लिए कि आप लोग इसको देख के या तो क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करोगे, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या होंगे शुरू के 2 क्वेश्चन को देख के घबरा के आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें एग्जाम में ये काम नहीं करना है, सबको ये ध्यान रखना। हमेशा हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन टफ क्यों ना आ जाए, शुरू के 7 क्वेश्चन क्यों ना टफ हो गए, आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको आखिरी तक जाना है और कैसे भी करके 3, 4, 5 क्वेश्चन करना है। इतना भी अगर आपने कर लिया तो भी अपना काम हो जाएगा मैथ्स के केस में, आया ना। तो इसलिए पेशेंस आखिरी तक बना के रखना, माइंड आखिरी तक अपना रखना कि हमें कैसे भी करके आखिरी तक पहुंचना है और उसको अटेम्प्ट अच्छे से करना। अब जैसे ये क्वेश्चन की हम बात करें, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, है ना, मतलब इसमें जो लास्ट वाला पार्ट क्या बचेगा ये पूछा गया था। मतलब बेसिकली रिमाइंडर बोल दो एक तरह से कि इसको अगर 31 से डिवाइड करें तो आखिरी में फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचेगा। एक होगा इसका इंटीजर पार्ट, कुछ ना कुछ इंटीजर पार्ट होगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मतलब ऊपर वाले नंबर को जब मैं 31 से डिवाइड करूंगा तो उसमें इंटीजर पार्ट एक अलग हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा। अब यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, 2 की पावर 78 है और नीचे 31 है, तो 2 की पावर में 31 को क्रिएट करने का क्या तरीका होगा, जल्दी बताओ। 31 के आसपास कौन सा नंबर, 32 वेरी गुड, 32 2 की पावर में 32 आता है और 32 के आसपास कौन सा होता है, 31 होता है ना। ये सबको दिमाग में बैटरी बात, बोलो है ना, जल्दी जवाब दो। यस सर। 2 की ना, 2 की देखो, ये यही क्लिक करना था, ये क्वेश्चन डुएबल था। आपको शुरू के 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, लास्ट के लिए रख सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसको टाइम देना चाहिए कि नीचे 31 है, ऊपर 2 की पावर चल रही है, तो 2 के ऊपर पावर चल रही है, तो मुझे 2 की पावर में 32 आ सकता है। तो 2 की पावर 32 कब आता है, 2 की पावर 5 में, 2 की पावर 5 मेरा 32 होता है। अब मुझे यहाँ पे अगर 32 क्रिएट करना है तो ऊपर पावर 5 चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पावर मेरे पास जो है 5 की मल्टीपल नहीं है, 78 है। तो मुझे जो पावर है उस पावर में 5 का मल्टीपल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी 32 क्रिएट होगा। फिर 32 की मदद से मैं 31 लिख दूंगा, है ना। देखो Yes, वापिस sir. से क्वेश्चन के पीछे आइडिया क्या था, डिनोमिनेटर में 31 था, तो 31 हमको बाइनोमियल में क्रिएट करना है। और 31 कैसे क्रिएट होगा, 32 की मदद से। 32 को हम लिखेंगे 31 + 1, और 32 क्रिएट करने के लिए 2 की पावर 5 चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है, पावर में 78 है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल सिलेक्ट करना है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं। इसमें से 2 की पावर आप 3 अलग निकाल लो और 2 की पावर 75 अलग निकाल लो, क्योंकि मुझे पावर में 5 क्रिएट करना है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 तो मेरा 8 हो जाएगा, और 2 की पावर 75 है, तो यहाँ से हम पावर 5 अलग निकाल लेंगे, टोटल पावर क्या बचेगी बाहर, 15 आया ना, चेक कर लेना एक बार। क्लियर है, बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 32 की पावर 15। अब आप 32 को लिख देना 31, क्योंकि हमको 31 क्रिएट करना था, तो ये हो जाएगा 31 + 1, और 1 भी क्रिएट हो रहा था। आसानी से बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत क्लास में किए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे रिमाइंडर निकालना रहता है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने वर्डिंग क्या चेंज कर दिया, फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इसको 31 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। अब आपको पता है इसका जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा, इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा, सारी तरह की टर्म्स आएगी, 15C0, 31 की पावर 15 एंड सो ऑन अप टिल 15C14, 31 सॉरी, और लास्ट वाली टर्म क्या रहेगी, 15C15 × 1। अब मुझे क्लियरली पता है कि स्टार्टिंग की जो टर्म्स है, ये वाली सारी टर्म, इनमें कम से कम एक 31 का पावर रहेगा ही सही। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 31 टाइम्स k, आया ना। स्टार्टिंग के सारे नंबर को हम क्या लिख देंगे, 31 टाइम्स k, मतलब 31 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, जैसे हम रिमाइंडर निकालते टाइम करते तो लास्ट वाला टर्म हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। अब ये 8 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फाइनली देखो क्या बनेगा, 8 × 31k + 8। वापिस ये कोई ना कोई 31 का मल्टीपल ही है, आप चाहो तो इसको 31n लिख लो, नया वेरिएबल, +8। तो बेसिकली आपने क्या करा, ये जो 2 की पावर 78 था, इसको ये लिख दिया। अब इसको जब हम 31 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा। अब इसको जब 31 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका तो इंटीजर पार्ट हो जाएगा, 31 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट, और ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 8/31। इज इट क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? आप हम सबसे भी रिएक्शन करते रहना, ठीक है, ताकि समझ में आता जाए। अब देखो ये क्वेश्चन डूएबल था, ठीक है, इसको आपको करना है। अब ध्यान रखना, कभी भी ऐसा वर्ड है जो फ्रैक्शनल पार्ट, रिमाइंडर निकालो, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखे हैं, जहाँ पे हम देखते क्या क्रिएट करना है। 31 क्रिएट करने के लिए 32 क्रिएट किया, फिर 32 की मदद से 31 क्रिएट करके अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपना अच्छा था, ये किया था आप लोगों ने? Yes, sir. किसने किया था? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल की कैटेगरी में जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। या देखो, इस वेराइटी में और भी क्वेश्चन आ सकते, हो सकता है कभी कभी आपको क्यूबिक दे दे, कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक दे दे। अब यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बने, बोला इसके 4 रियल रूट है। 4 रियल रूट है मतलब एक्स एक्सिस को 4 जगह कट करेगा ये, ठीक है। एक्स एक्सिस को 4 जगह कट करेगा मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब देखो एक चीज और ध्यान रखो, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। जब आपको मैंने बाय ये अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें जब क्यूबिक का एनालिसिस हम करते थे, तब मैं बताता स्टार्टिंग कहां से। अब इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ जो ऊपर से स्टार्ट होगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा चला जाएगा, क्योंकि इसके 4 रूट्स हैं। तो एक्स एक्सिस को 4 जगह कट करेगा, कहीं पे भी 4 जगह कट करेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसके 2 मिनिमा आएंगे और 1 मैक्सिमा आएगा, 2 मिनिमा आएगा, 1 मैक्सिमा आएगा, ठीक है। अब मिनिमा मैक्सिमा कहां पे आएगा वो पता करने के लिए क्या करते हैं हम, जल्दी बताओ। सर डेरिवेटिव को 0 से डेरिवेटिव, वेरी गुड, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव निकाल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अगर कुछ आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन के 3 लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आएंगे, तो 3 जगह डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा। वैसे भी क्यूबिक बनेगा, देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन है। अब इसके आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे इक्वल टू 0, तो 4 कॉमन आ रहा है आई थिंक इसमें से, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसने फैक्टर बनाए थे, इसके कितने थे, क्या क्या फैक्टर आएंगे इसके? x प्लस 1, x माइनस X- 1, हाँ, और x प्लस 3। x प्लस 3, ओके, थैंक यू। यस सर। तो ये 3 फैक्टर बने इसके डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट किया तो आपके 3 फैक्टर बने, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। एक तो आएगा -3, एक आएगा -1 और एक 1, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसका हम थोड़ा ग्राफ प्रिडिक्ट करते हैं, इसका ग्राफ कैसा कुछ दिखेगा। देखो ये करने का तरीका सिखा रहा हूं, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राई कर लेना। हो सकता है आपको इक्वेशन में क्यूबिक दे दे तो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर आपको 2 रूट आएंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहां पे, -3 पे, एक -1 पे है और एक 1 पे है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, एक यहाँ पे टर्न करेगा ग्राफ, फिर एक ऊपर टर्न करेगा, फिर एक बार 1 पे टर्न करेगा और फिर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। क्लियरली आप देख पा रहे हो 4 जगह कट कर रहा है। अब मुझे के में कंडीशन डेवलप करनी है कि के कहां से कहां तक होगा, तो आपको सिंपली अब कुछ नहीं करना है, f(3) आपका नेगेटिव होना चाहिए, f(-1) ऊपर की साइड है तो ग्रेटर देन 0 और f(1) लेस देन 0। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके आपको के में कंडीशन मिल जाएगी, के कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है। अब अगली बार ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए, f(-3) नेगेटिव, f(-1) ग्रेटर देन 0, f(1) लेस देन 0। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे बन पाएगा तो ही बन पाएगा, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर सकते हो लास्ट के लिए। एक तो पहला क्वेश्चन ये, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से 4 से 5 क्वेश्चन थे जो डुएबल थे, जिससे आपका अगर 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें 92% आराम से क्रॉस होगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये जो डुएबल था, इसको आपको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला, अब ये भी दिखने में बहुत अजीब है, लेकिन एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो डुएबल है कि नहीं है। बताओ किसने किया था ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो सब लोग, एक बार और ट्राई कर लो। यहाँ पे आपको देखो कॉट स्क्वायर, ये हो सकता है, एक बार और ट्राई करो, कॉट स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर बीटा, और उधर दिया कॉटेक स्क्वायर बीटा कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में कोई रिलेशन होता है, बताओ क्या होता है, क्या होता है रिलेशन?
cosec square minus cot square equals to 1. वेरी गुड। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 1 होता है सेम एंगल के लिए। अब प्रॉब्लम क्या, इधर अल्फा है, उधर उधर अल्फा दिया हुआ, और इधर बीटा, और इसका बीटा उधर दिया हुआ। तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें ऐसा ताकि मेरा काम बन जाए। ये इक्वेशन नंबर 1 है, मान लो ऐड कर दो, बहुत बढ़िया। ऐड करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं, इक्वेशन नंबर, बस यही करना था एक्चुअली इस क्वेश्चन, जिसने अगर ये स्टेप क्लिक कर ली फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। यही मेजर स्टेप थी। अगर 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास वो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा, प्लस उधर से क्या आएगा, कॉट स्क्वायर बीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर बीटा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये इधर क्या बन जाएगा, एलएचएस में 2k/3 माइनस 5 और k स्क्वायर बाई 2। तो देखो यहां से क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉटेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी क्या होगी, -1. -1. यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा ये अल्फा है, हाँ ये अल्फा था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 Yes, sir. है ना। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -1। क्लियर है। Yes, तो sir. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर बाई 2 प्लस 2k/3 माइनस का 5। अब ये हो जाएगा क्लियरली, के में क्वाड्रेटिक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछा है, c/a आया ना। कर लोगे अब सॉल्व, बोलो। ए में Yes, क्वाड्रेटिक sir. Yes, इक्वेशन sir. बनेगी। अब इसके बाद आपको क्या पूछा, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ के, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे उसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, c/a। तो आपको फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के c/a करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। अगेन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे, पेपर को टफ समझ के छोड़ दोगे, तो वापिस से हम ऐसे क्वेश्चन को क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको कहने का मतलब क्या है बच्चों, वहां पे आपको बहुत हिम्मत रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पूरा पेपर करना है, कहीं ना कहीं आसान क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कॉन्फिडेंटली आखिरी तक जाना। ये सेकंड क्वेश्चन था जो डुएबल था। ठीक है, ये आपका स्कोरिंग क्वेश्चन। दिखने में डेटा अजीब दिख रहा था, बस ऐड करना था। क्या सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अब देखो ये भी क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब है, लेकिन मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में आए, कहीं पे भी आए, ऐसा नहीं कि शक्ल देखी और छोड़ दिया। कम से कम 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड उसमें दो, और देखो आपसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी आपको ऐसा नहीं कि उनको देख के छोड़ देना, उसमें 10-15 सेकेंड दो, गिवन डेटा उतारो, देखो कि क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है वो क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कम से कम 20 सेकंड तो उसमें दो एटलीस्ट। 20 सेकंड इन्वेस्ट करने के बाद जज करना, 20 से 25 सेकंड, कि आप उसको छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे, इतना आप टाइम दे सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखते हैं इसके गिवन डेटा को उतार के देखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सबसे पहले हमको बोला ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा ये चीज तो पहले पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी को पता है इसके बारे में, बताया था क्लास में थ्योरी में, आइडेंटिपोटेंट कब होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बोलो सर याद आई होगा। स्क्वायर इज इक्वल टू ए, हाँ, ए स्क्वायर ए इक्वल स्क्वायर टू इज इक्वल टू, कितना आता था, याद करो। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता था कि आई आता था, सर ए, आइडेंटिपोटेंट ए आता था। हाँ। देखो एक होता था नील पोटेंट, एक होता था आइडेंटिपोटेंट, एक होता था इनवॉलेटरी। ये तीन ही तो होते थे, ज्यादा भी नहीं है। तो अब याद रखना, आइडेंटिपोटेंट मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता। तीन ही तरह के होता है, ये थ्योरी में गिवन है, नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में भी देखोगे तो वहां पे भी दिया रहता है। तो ए आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर आपका ए के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन गिवन। अब मुझे देखो सब जगह डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे भी क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी निकालना है डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट, यहाँ पे। तो मुझे कहीं ना कहीं से डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकाले डिटर्मिनेंट, बोलो। आप चाहो तो इसको इधर भेज दो, या फिर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, कि मुझे अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट की वैल्यू से ही मतलब है, ठीक है। तो या तो इधर भेज दो, ए कॉमन निकाल लोगे अगर, नल मैट्रिक्स, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें। या फिर आप ऐसा सोचो, अगर ये नल मैट्रिक्स है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स तो नहीं हमारा, क्योंकि इन्वर्टिबल है। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, आई। ए मेरा आई के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1। ए अगर आई है
और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, और एडजॉइन ऑफ ए और ट्रांसपोज भी दिया है। अगर ए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, और एडजॉइन भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब बस इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। कर लोगे अब तो? डिटरमिनेंट वाला का पार्ट हो जाएगा, हाँ है ना? बोलो हेलो। अब आपको Yes, कुछ sir. नहीं करना है, Yes, sir. अब करना है, ठीक है। अब ये लिमिट वाला देख लेते हैं, लिमिट में क्या दिया हुआ है। लिमिट भी एक बार देखो इजी है कि नहीं, फिर जज करना छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में दिया था 0 से साइन स्क्वायर एक्स ln ऑफ 1 प्लस टी क्यूब, और नीचे दिया था 0 से x e की पावर t -1 माइनस टी इंटू 10t माइनस 1, सॉरी 10t माइनस टी इंटू 1 माइनस कॉस टी डी टी। अच्छा, ये लिमिट का कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, जल्दी बताओ। 0/0. 0/0, 0/0 को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते थे, L operator. बोलो? एल हॉस्पिटल या फिर एल ऑपरेटर। उसके लिए ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन करना आता है सबको, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला लगाते हैं, है ना? ऊपर वाले का अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट नीचे रख देते हैं, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है? बोलो। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आते थे, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल आता, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते, याद है कि नहीं? Yes, sir. बताओ। ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको कि जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आते हैं उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर उस अपर लिमिट को इस फंक्शन के अंदर रख देंगे, ln ऑफ 1 प्लस साइन क्यूब एक्स। फिर माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये इसका काम हो गया। अब डिनोमिनेटर में सेम काम करना है। नीचे का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन वापस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 है ना? एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। फिर अपर एक्स को आप नीचे सब में रख दोगे तो ये क्या बचेगा, e की पावर एक्स -1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये अब वापस से लिमिट का एक नया क्वेश्चन हो गया। अब बताओ ये वापस कौन सा फॉर्मेट है, 0/0 है क्या? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अभी भी 0/0 ही है, Yes, sir. है ना? सर तो वो 0/0 डिफरेंशिएशन गलत हो गया थोड़ा सा. अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफरेंशिएशन गलत हो गया। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गलत हो गया, सॉरी। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? Yes, सही है? sir. बाकी तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसको डायरेक्टली आप sin 2x ही लिख दो फिर। तो आपका डिफरेंशिएशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 2x। अब अभी भी ये लिमिट एक्स टेंड्स, अच्छा देखो लिमिट टफ नहीं है, ये भी बहुत आसान थी एक्चुअली। एक्स को आप 0 रखोगे तो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अभी लिमिट का एक बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद दिख रहे हैं यहाँ पे, बताओ। याद करो, 1 माइनस कॉस में कौन सा था, यहाँ पे काई से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, सर एक्स स्क्वायर से. एक्स स्क्वायर से। वेरी गुड, थोड़े ही फॉर्मूले हमने याद करे थे। 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2. सर हाफ. हाफ। वेरी गुड। यहाँ पे sin 2x में क्या दे दें, सर 2x. 2x. 2x। वेरी गुड, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, लॉग वाला भी एक प्रॉपर्टी होता था, लॉग ऑफ क्या होता था, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड Very बाय good. एक्स. हाँ, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब से मल्टीप्लाई, साइन क्यूब से डिवाइड, ये लॉग वाला भी पूरा कितना हो जाएगा, 1, है ना? क्लियर है? बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अभी नीचे वाले को ऐसे ही रहने देते, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ऊपर साइन क्यूब बच गया और 2x बच गया। चाहो तो एक और x दे दो, ये भी 1 हो जाएगा। तो आपके पास न्यूमरेटर में 2x की पावर 4 बचेगा। आई थिंक चेक कर लेना एक बार, कहीं कैलकुलेशन एरर हो तो। यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा
e की पावर x -1 माइनस एक्स इंटू 10x माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, x² बचेगा ना। देख लेना एक बार, क्लियर है। यस सर। तो यहाँ x² से x² कट जाएगा। अब बताओ ये नीचे वाले का क्या करें। ऊपर बच्चा है अपने 4 तो चलो बाहर निकाल लोगे आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बचेगा 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच रहा है x² और नीचे बच रहा है e की पावर x -1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 10x माइनस एक्स। अब कौन सा तरीका अपना है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, कोई स्टेप में, एनीवन? नो सर। नो सर। ठीक। अब सोच के बताओ क्या करें इसके आगे। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख रहा हूँ वापिस से। प्रॉब्लम क्या है, e की पावर x -1, यहाँ पे अपन x मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाएंगे, नहीं तो कुछ वो बनेगा ही नहीं, और ना ही यहाँ पे कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा था तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा सोचो। एक्सपेंशन। हाँ, सीरीज एक्सपेंशन सोचो, वेरी गुड, एक बार लगा के देख लेते, उससे कभी कुछ फायदा बन जाए तो। ऊपर तो सब सही किया ना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बस क्रॉस चेक करते रहना आप लोग। ऊपर 2x था और x की पावर 4 बना था, और नीचे वाले x² के साथ वो कैंसिल हो गया था। ठीक है, चलो याद करो e की पावर x का एक्सपेंशन, जल्दी से बताओ एनीवन, e की पावर x का एक्सपेंशन क्या था। अरे बहुत आसान था ना, सबसे आसान तो e की पावर x का ही था, जल्दी बताओ। 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। हाँ वेरी गुड, एंड और सो सर ऑन। tan x का हाँ 10x का सर 1 प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x टू द 1 पावर 5 बाय। x नहीं, 1 नहीं आता था, इतनी शायद x आता था क्या। यस सर x ही आता था, x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x टू द पावर 5। हाँ वो x की पावर 5 और सो ऑन, वेरी गुड। यस सर। चलो यहाँ वैल्यू पुट अप करके देखते हैं। e की पावर x की जगह अगर मैं रख दूं 1 प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये e की पावर x का एक्सपेंशन, और बची हुई चीज क्या क्या है उसके अंदर, -1 माइनस एक्स। और यहाँ 10x के एक्सपेंशन में भी कुछ टर्म्स हम रखते हैं, अगर 10x का एक्सपेंशन की टर्म्स क्या क्या है, x प्लस x³ बाई 3, x की पावर 5 एंड सो ऑन, और एक अलग से जो -x था वो अलग है, और ऊपर x²। इससे देखते फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास न्यूमरेटर में तो x² बचेगा, डिनोमिनेटर में देखो इस ब्रैकेट में तो क्या बचेगा, x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और यहाँ पे आई थिंक x³ बाई 3 प्लस x की पावर 5 बाई समथिंग कुछ रहता था एंड सो ऑन। डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर बच रही है क्या, नीचे से अगर आप x² भी यहाँ से भी कॉमन निकालते हो और ऊपर वाले x² के साथ कैंसिल कर दोगे तो भी नीचे वाले एक जगह x² रह जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में था ना। देखो कहीं पे एरर हुआ है क्या, फिर और कुछ तरीका कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से एक बार। क्वेश्चन में तो यहाँ तक तो सब सही है। अच्छा हाँ, गलती हो गई, बताओ कहाँ पे हुई है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो t³ था बच्चों, है ना। तो जब मैं x t की जगह sin² रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे टी क्यूब था सर ना, sin to the power 6 हाँ, sin to the ये power 6x तो आप पकड़ में आ गई। यहाँ पे देखो आप टी की जगह साइन स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे साइन की पावर 6 बनेगा, है ना। अब ये यहाँ पे आप साइन की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करोगे फिर आपको वन बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या क्रिएट होगा, 2x की पावर 7 क्रिएट होगा, है ना। चेक करते रहना, बोलो समझ में आ रहा है। पावर 6 और ये एक पावर 1, इन दोनों मिला के x की पावर 7 क्रिएट होगा और नीचे वाला 1/2 ऊपर जाके 2 बन जाएगा। अभी 2 के साथ कटेगा तो पावर 5 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या बची, पावर 5, यहां बचेगी पावर 5 आपके पास। हाँ, अब शायद सॉल्व हो जाएगा। अब नीचे यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स क्यूब कॉमन लो, गया है ना, क्लियर है। इस ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इस ब्रैकेट से एक्स क्यूब कॉमन लो, तो एक्स की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आगे सब में x रहेगा और यहाँ पे x क्यूब कॉमन लोगे तो 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय समथिंग एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब x को आप 0 रख दो, x को 0 रख दो क्योंकि आगे की सारी टर्म 0 बन जाएगी और यहाँ पे भी आगे की सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0। समझ में आ रहा है। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1/1/2, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, तो बचेगा 1/1/6 दैट इज 6। मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर। 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ एल की वैल्यू पुट अप कर देना और ये बचे हुए डिटरमिनेंट निकाल लेना। क्लियर हुआ। तो देखो लिमिट में भी बस थोड़ा मतलब टफ नहीं था। एक तो आपको यहाँ पे ये देखना कि 0/0 में जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स में वेरिएबल आता है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया वो मैंने आपको समझा दिया और लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई किए। तो अगर आपको लिमिट का फंडामेंटल आता है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए डुएबल है। और दूसरा, इसको मैट्रिक्स के साथ मिक्स कर दिया जिसमें आइडेम्पोटेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अगर आइडेम्पोटेंट के बारे में पता है तो आप कर पाओगे, अदरवाइज फिर ये लास्ट के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिखने में बहुत अजीब दे दिया था, लेकिन एटलीस्ट हम एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आपको जो दिया है ना उस गिवन डेटा को प्रॉपर्ली उतारो। क्या क्या गिवन है प्रॉपर्ली देखो। फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ax प्लस बी करके देखो, नहीं होगा तो छोड़ देना, भले 1 मिनट एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड तो दो। ए ग्रेटर देन जी। अब आपको जीएक्स निकालना है तो जीएक्स पता करो कितना आ रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स निकालो सब लोग, कितना आ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स निकाल के देखो। एक्स आ गया। एक बार वापस क्रॉस चेक करो, पक्का एक्स ही आ रहा है। बाकी लोग भी निकाल लो एक बार। जो हमको निकालना है उसके वैल्यू पुट अप करो। एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालोगे, एफ के अंदर एफ एक्स निकालना है। सबको वॉइस तो क्लियर है ना मेरी बच्चों, हेलो। यस सर। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स पता करो सब लोग कितना आ रहा है। एफ के अंदर एफ एक्स रखना है, एफ के अंदर एफ रखना कैसे हो, तो एफ के अंदर एफ एक्स रखना है। ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पूरा एफ एक्स। जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। आई थिंक सबको रखना आता होगा। यहाँ पे बी, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह एफ एक्स आ जाएगा। यहां तक हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो एफ ऑफ एफ एक्स हम निकाल रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करो एक बार जल्दी से, कितना आएगा ये, ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। एलसीएम लोगे बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी।
डिनोमिनेटर में आएगा और नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है जल्दी से, ए बी कैंसिल हो जाएगा, एक्स ही आ रहा है। ओके थैंक यू, वेरी गुड, हाँ सही बता। Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ओके एंड्रेस करो एक बार, किन किन बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था, ईमानदारी से बताओ, सबने किया था क्या? सर मैंने तो ये नहीं क्वेश्चन किया छोड़ दिया था। सर आधा सॉल्व करा था, एंड तक आंसर नहीं पहुंच पाया। अच्छा आधा सॉल्व किया था, ठीक है ठीक है। अब देखो जिन जिन बच्चों ने भी छोड़ा था, अब मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, हो सकता है क्योंकि मुझे स्टार्टिंग तो आसान दिख गया। अमन आपने ये लेके आ गए थे क्या, एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर? यस ये सर, और एफ ऑफ 1/x भी आ गया था, 1/x। ठीक है, तो एफ ऑफ 1/x कितना हो जाएगा? देखो एफ ऑफ एफ अगर एक्स है तो एक्स की जगह 1/x रिप्लेस करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ये सबको समझ में आता है? Yes, sir. देखो एफ ऑफ एफ एक्स अगर एक्स के बराबर है तो एफ ऑफ एफ 1/x कितना हो जाएगा, 1/x। अल्टीमेटली आपका जीएक्स कितना आ गया, जीएक्स तो मेरा आसान हो गया, इन दोनों का एडिशन था, तो जीएक्स मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं आगे, x प्लस 1/x। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच gx इक्वल टू 5/2, तो gx की जगह मुझे 5/2 रखना है, तो gx की जगह 5/2 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है। 2. तो यहाँ से इसको सॉल्व करके पता करो कितना आ रहा है। 2 आएगा सर। ऑप्शन से रख के देख लो ना, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड, तो 2 इज आंसर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्वेश्चन डुएबल था कि नहीं? बस प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपने यहीं पे या तो देख के छोड़ दिया होगा उसको, या फिर ये वैल्यू निकाल के नहीं देखी होगी। तो कम से कम क्या आ रही है, मैं यूं नहीं बोलूंगा पेपर आसान था, लेकिन ऐसा नहीं था कि पेपर के सारे क्वेश्चन टफ थे। जब भी पेपर अगर टफ भी आएगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन हमेशा होंगे, आपको ढूंढना होंगे। और कैसे ढूंढेंगे, जब तक आप इनिशिएट ही नहीं करोगे क्वेश्चन को, आपको नहीं पता चलेगा। कम से कम 1 मिनट दो, फिर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो फिर छोड़ देना। सब लोग ध्यान रखोगे इस बात को कि नहीं? जल्दी बोलो, अपनी अपनी गलती पता चली सबको? Yes. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था। अब ये वाला है, ये किसने किया था एग्जाम में? वरुण ने किया था और हर्षिता ने किया था, अमन ने किया था। ओके ठीक है, और जिसने भी ये क्वेश्चन छोड़ा था एक बार ध्यान से देखना। आपको जब ये दिख रहा है, जब आपको अगर ध्यान हो, मैंने सीक्वेंस सीरीज पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चन आपकी क्लास नोट्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। आपको देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है a प्लस बी प्लस सी, आपको 3 नंबर का सम दिया हुआ है। 3 पॉजिटिव नंबर बोला है, एक तो पहली चीज है ना, आप सुनना ध्यान से, 3 पॉजिटिव नंबर बोला है और तीनों का सम दिया हुआ है 9 के बराबर, और आपको एक प्रोडक्ट गिवन है a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है, और ऑल नंबर आर पॉजिटिव। जब भी ऐसी चीजें दिखती है आपके दिमाग में क्या चमकता है, ये कौन से कॉन्सेप्ट से होना चाहिए? 4 है। हाँ मतलब हाँ थैंक यू। जब भी ऐसी चीज आपको दिखती है तो आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चमकता है, कौन से कॉन्सेप्ट से होगा? है ना, एम जी एम दिमाग में चमकना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, सम में है, पॉजिटिव नंबर है, कहीं ना कहीं एम जी एम लग रहा होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या लगाना, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। आप इस तरह से लगाना ताकि ये क्रिएट हो जाए, सम में क्रिएट होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, और प्रोडक्ट में क्रिएट होना चाहिए a स्क्वायर बी क्यूब सी 4। अब आपको मैंने बताया था, इसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सम आपको a मतलब a b c का कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो अगर आप 2 बार a लोगे, 2 बार 3 बार b, 3 बार c लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सम करोगे तो a प्लस बी प्लस सी क्रिएट नहीं होगा। तो ये क्रिएट करने के लिए आपको नंबर कैसे लेने पड़ेंगे, a स्क्वायर है ना, तो a में क्या लोगे, a/2 a/2, b क्यूब है तो b वाले कौन से लोगे, b/3 b/3 b/3, इस तरह से लेंगे ताकि प्रोडक्ट में तो b क्यूब क्रिएट हो जाए और सम करो तो b बन जाए। और c की पावर 4 है तो सम मुझे चाहिए c और प्रोडक्ट चाहिए c की पावर 4, तो c के को कैसे देंगे, c/4 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 4 बार ले लूंगा तो प्रोडक्ट अपने आप c की पावर 4 क्रिएट करेगा, सम इन चारों का सम करूंगा तो c बन जाएगा। याद आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे, बोलो अरे कुछ याद है? Yes, याद है कि sir. नहीं पता? कितने नंबर है ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर। इन 9 नंबर में आप AMGM लगा दो, ठीक है। आप इस 9 नंबर में अपन लगा देंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ताकि इन 9 नंबर में मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाऊंगा, तो इनका सम आपका सम करोगे तो क्लियरली मुझे सम क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी,
अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ऑल द सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इन सबका प्रोडक्ट की पावर 1/9। इन सबका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में a स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, b क्यूब क्रिएट हो जाएगा, c की पावर 4 क्रिएट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4। अब क्लियरली a प्लस b प्लस c कितना दिया हुआ है? 9। 9/9 कितना हो जाएगा? 1, और e की पावर 1/9। ये दोनों तरफ पावर 9 ले लोगे तो 1 की पावर 9 में कुछ नहीं बनेगा, ये 1 ही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? a स्क्वायर, b क्यूब, c की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई सबको, है ना? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 की पावर 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ये खुद ही आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया होता है? इज इन द फॉर्म ऑफ 2 और 3। तो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इसकी इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4। इसको 2 में कन्वर्ट कर देना, x और y आ जाएगा, है ना? कर लोगे सॉल्व अप? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 2 की पावर 8। यहाँ से x आ जाएगा, y भी आ जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी डुएबल था, तो डुएबल क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन करना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास में ऐसे लिया हुआ है कि जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आए तो कैसे करना है। अब ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आता तो AMGM कैसे लगाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने किया था ये किया था, आ गया था आंसर इसका? सर, मुझे लग रहा है इसका आंसर ए है, रिफ्लेक्सिव। Yes, sir. मैंने भी ये किया था। क्या रिफ्लेक्सिव वाला आंसर क्या गलत आ रहा था? सर मैंने Reflexive आ रहा था। नो सर, 59 का सर डी है इसका। रिफ्लेक्सिव यस सिमेट्रिक बोथ। यस सर, और मेरा सही भी था ये। अच्छा अच्छा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों आ रहे थे क्या? चलो मुझे बताओ एक बार कैसे करना है इसको। बोला एक सेट एस ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय x, y। आपके इनपुट x, y है, और x और y में कंडीशन क्या गिवन है? x और y में कंडीशन हमको गिवन है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y/2 एंड शुड बी लेस देन इक्वल टू 2y। ठीक है, ये दिया हुआ है। वो पूछा गया क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे? सर x, x सेटिस्फाइज करा के गिवन इक्वेशन में। ठीक है, x, x सेटिस्फाई करा लेते हैं। चेक कर लेते हैं x, y की जगह x रखने पे क्या ये सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो जहां जहां भी y उसकी जगह मैं x रख दूं, ये आएगा, और इधर क्या बनेगा? 2x। 2x। और x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करते, तो क्या ट्रू होगा? अगर Yes, x नेचुरल नंबर है तो x/2 हमेशा x से छोटा होगा, तो इट इज ऑलवेज ट्रू। और यहाँ पे भी x जो होगा 2x से छोटा होगा, तो ये भी ऑलवेज ट्रू है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। हाँ यार, ये तो सही है। ये सबको समझ में आया कैसे किया हमने? Yes, sir. रिफ्लेक्सिव में सबको पता है हमें कि इनपुट और आउटपुट सेम रखते हैं, तो जो y है उसकी जगह x रख दिया और देखा कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब सिमेट्रिक, सेकंड अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कैसे दिमाग लगा? अगर x, y इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लो, सबसे आसान है। ऐसा कोई एग्जांपल जो सेटिस्फाई कर रहा हो x और y का? सर सभी कर रहे थे। सभी कर रहे थे। अच्छा, जैसे मान लो x को रख रहा 1, y को रख लिया 2, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसका रेसिप्रोकल चेक कर लेते हैं। x 1, 2 बिलोंग्स टू r, क्या 2, 1 इसके अंदर आएगा क्या? x को 2 रखें अगर, y को 1 रखें, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो और भी कोई एक आधा रैंडम कोई भी एग्जांपल ले लो दूर दूर का, जैसे मान लो रख दिया 3,8 रख लो मान लो। तो x को रखा आपने 3, y को रखा 8, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, तो ये तो r में आएगा ही नहीं, तो फिर इसको नहीं रखते। तो 3,6 आ गया इसमें? यस सर, आ जाएगा। 3,6 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसका उल्टा भी आ रहा है? यस सर। आ रहा है बच्चों, तो कहीं ना कहीं सिमेट्रिक भी होगा। क्लियर है? जनरली ऐसे एग्जांपल्स जब आपको रिलेशन, जैसे बहुत सी बार आपने ध्यान दिया होगा क्लासेस में, हमको बहुत सी बार एक्स और वाई और डायरेक्ट वेरिएबल में रिलेशन नहीं मिलता था। ट्रांजिटिव के केस में बहुत सी बार ऐसा होता था कि हमें इक्वेशन नंबर 1 रहती थी, 2 रहती, लेकिन 3 क्रिएट नहीं हो पाती थी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे? वैल्यू रख रख के ही देखते थे, है ना।
सर समझ में आ रहा है? इसमें ऐसे नहीं हो पाएगा हाँ बोलो। सर, एक्स को वाई रिप्लेस कर देंगे, वाई को एक्स कर देंगे। तो उसमें उसमें दिख रहा है क्या आपको आंसर? उससे मतलब फिर से क्या क्रिएट होगा? सर हो जाएगा। उससे भी हो रहा एक है? बार चलो दोनों इक्वेशन लिखेंगे। चलो एक बार करके देख लेते हैं। इनिशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y/2 ये दिया हुआ है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x इज लेस देन 2y है ना, लेस देन इक्वल टू 2y, ये गिवन डेटा है। अब इसका सिमेट्रिकल पार्ट अगर मुझे चेक करना है तो x और y को रिप्लेस कर लेते हैं। तो पहला क्या बनेगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, और दूसरा क्या बनेगा? y लेस देन इक्वल टू 2x। यहां से देखो x कितना आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 2y, और यहाँ से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू y/2। और तो ये तो ट्रू है ना? हाँ, इससे भी हो रहा है। वेरी गुड, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, देखो गिवन डेटा है। क्लियर है? ये भी करने की जरूरत नहीं। देखो समझ में आया आप लोगों को? देखो ये गिवन था x, y बिलोंग्स टू r। यहाँ पे क्या था? x, y बिलोंग्स टू r, ये आपका ट्रू है, ये गिवन डेटा है। ये x, y r को बिलोंग, फिर अपन ने y, x के लिए चेक किया, तो जहां जहां पे भी x था उसकी जगह y रख दिया, जहां जहां भी y था उसकी जगह x रख दिया, तो इससे मेरा ये रिलेशन आया। और ये तो मेरा यही तो था गिवन डेटा में। यहाँ से क्या है? ये वाला, और ये मेरा ऊपर वाले में था, तो दोनों की तरफ से क्या है? ट्रू है। मतलब y, x भी हमेशा r को बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से करते ना तो हो जाता। जल्दबाजी में आपने मिस्टेक कर दी होगी कि सिमेट्रिक टिक करके नहीं आया, जो जो बच्चों ने मिस्टेक करी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? डुएबल, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला वेक्टर का एक क्वेश्चन है। देखो जनरली वेक्टर में एक ही तरह के, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक चीज सिखा रहा था। क्या क्या? ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है, आर है जो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। याद करो क्या करेंगे इसमें आर निकालने के लिए? याद करो। सर दोनों एक साइड ले जाएंगे। हाँ, दोनों को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस बी माइनस ऑफ सी क्रॉस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 0, नल वेक्टर है ना। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है? यस सर। यस सर। इक्वल टू नल, थोड़ी देर पहले ही सिखाया था वेक्टर 3D में। अब दो वेक्टर 0 है, इसका मतलब बोलोगे? B vector is equal to lambda times r minus c vector. हाँ, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सबसे पहले तो ये बोलोगे अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, है ना? ठीक है, अगर Yes, दो sir. वेक्टर का क्रॉस 0 तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो एक वेक्टर को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। तो r माइनस सी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और सॉरी r वेक्टर कैन बी रिटन एज c प्लस लैम्डा बी। यहाँ से r वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। r वेक्टर कैन बी रिटन एज c प्लस लैम्डा बी। अब r डॉट ए 0 कर देना, उससे लैम्डा आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? ऐसा आंसर आ रहा था क्या? सब किया था किसी ने क्वेश्चन? यस सर, आता आ रहा है इससे। Yes, सर sir. मैं तो दूसरे वाले ये आ रहा था सर। सर लैम्डा की वैल्यू -5 आ रही है और आंसर 4 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अभी थोड़े दिन पहले ही आपको मैंने कराया था ऐसे क्वेश्चन, है ना? और इसमें अब क्या करना है? r डॉट ए 0 से इक्वेट कर देना, इसमें a से डॉट प्रोडक्ट कर देना पूरे को, तो वहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पुटअप करोगे तो r आ जाएगा। तो ये भी आपका डुएबल क्वेश्चन था, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लास में करा रखे थे। छठा डुएबल क्वेश्चन। एटलीस्ट इन 6 में से भी अगर आप 3 से 4 भी सही कर दोगे ना, तो भी आपके 90% क्रॉस हो जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, वेक्टर के फंडामेंटल क्वेश्चन है, और इसकी वेराइटी मैंने सिखा रखी है क्लास में। ठीक है, जिसने भी गलती करी है, जिसने भी छोड़ा है, वो अब ध्यान रखना है। आपको इन गलतियों से सीखना है कि अगले पेपर में सेम गलतियां रिपीट ना हो। पेपर की स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को टफ देख के पूरा पेपर टफ मत नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये एक एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आया था। ये पता नहीं कैसा था, टफ था, इजी करके देखना पड़ेगा। और एक ये कौन सा था? पीएनसी का क्वेश्चन था। यस किसका था ये? ठीक है, ये किया था किसी ने? प्रोबेबिलिटी का था शायद थोड़ा थोड़ा। हाँ, प्रोबेबिलिटी का है, सॉरी। हाँ,
किया था किसी ने? यस सर, आंसर मैच कर गया था? ये सब भी था, अवनी पता ने नहीं किया। सही है नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। गिवन डेटा उतारते। अ पर्स कंटेन 10 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो मैं तो हमेशा जनरली डायग्राम पहले बनाता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा क्लैरिटी आए। बिना डायग्राम के मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखते। तो एक इसमें 10 जो है 10 रुपीज कॉइन है, इसकी क्वांटिटी 10 है, और 5 क्वांटिटी वाले 5 रुपीज कॉइन है। ठीक है, 5 कुछ 5 रुपीज कॉइन है, कुछ 10 रुपीज कॉइन है। ये 10 है, ये 5 है। ठीक है, 2 कॉइन्स आर ड्रॉन रेंडमली, इसके अंदर से 2 कॉइन निकाले गए। इफ द expected value of the two drawn coin is lambda, ये इसका मतलब क्या? एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये कहीं ना कहीं पढ़ी होगी आपने। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या गिवन है? सर अमाउंट उसके, नहीं, इफ द एक्सपेक्टेड अमाउंट है क्या? इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द, अच्छा हाँ सही है, इफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ट्रू ड्रॉन कॉइन इज लैम्डा, मतलब इनका टोटल सम होगा आई थिंक, है ना? कि टोटल Yes, कितना पैसा निकला बाहर। ठीक है, लैम्डा देन 9 लैम्डा बाय 4, नहीं टोटल सम, या तो इन्होंने एक्सपेक्ट आपको ये मीन और वेरिएंस को भी एक अलग से नाम देते थे इस प्रोबेबिलिटी में। यस सर, रैंडम वेरिएबल वाला। हाँ, रैंडम वेरिएबल में बोलते थे ना, रैंडम उसमें वेरिएबल एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन था। मीन था। हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन होता था। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे उसमें जो हम रैंडम वेरिएबल का टॉपिक रखते थे, इसमें इसको EX करके, याद है आपको? प्रोबेबिलिटी में हम मीन को EX से डिनोट करते थे, और वेरिएंस अपना होता था सिग्मा स्क्वायर, वो होता था EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था वो आई थिंक आपका मीन था। एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही मीन बोलते हैं। ठीक है, EX मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, और उसको क्या बोलते हैं? मीन। तो आपका इस क्वेश्चन में जो मीन है, अब वो आपको कितना दिया हुआ है? लैम्डा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये लैम्डा कितना होगा एक्चुअली। तो मीन निकालने का तरीका क्या होता था? अगर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करके मीन निकालते तो वो क्या होता था? x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड सो ऑन। यहाँ पे पहले आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा? क्वेश्चन में डेटा इनकम्प्लीट है क्या? सर ऐसे कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ कॉइन्स 10 रुपी कॉइन। नंबर ऑफ 10 रुपीज कोइन। हाँ 0 1 2 आ जाएगा। पर वैसा क्यों करेंगे? इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है ना। वो रैंडम वेरिएबल टाइप बन जाएगा ना टेबल। हाँ, रैंडम वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन रैंडम वेरिएबल डिफाइन क्या करोगे पहले वो सोचना पड़ेगा। अ पर्स कंटेन 10 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन, 2 coins are drawn at random if the expected value of 2 drawn coin is lambda. 2 drawn coin is lambda. हाँ, आपको निकालना तो मीन ही है, लेकिन आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। या तो आप, हाँ, कोई एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। या तो आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन या नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, और इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है रैंडम वेरिएबल की? थोड़ा सा और मेंशन करना चाहिए था क्वेश्चन में, इनको थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी तो क्या होगी? सम, टोटल सम नहीं डिफाइन कर सकते। देखो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं तो उसके सैंपल स्पेस में जो जो भी वैल्यूज आती है उन सबके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू डिफाइन होती है ना। रैंडम वेरिएबल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसके सैंपल स्पेस में कोई ना कोई एक सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट में उस एक्स की वैल्यू डिफाइन होती है, वो मेरा रैंडम वेरिएबल होता है। सर सम भी तो कर सकते हैं, कितने रुपीज आएगी, लाइक एक हो जाएगा 10, एक 15, एक 20। हाँ, सम ही ये होगा। नॉर्मल मेथड से नहीं हो सकता विदाउट रैंडम वेरिएबल, वैसे खाली सम से? हाँ, सम तो डिफाइन करना ही पड़ेगा अपन को कि सम एक्चुअली सम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपी कॉइन है सारे एक जैसे, 5 रुपी कॉइन है सारे। या तो पहले क्या पॉसिबिलिटी कि इसका सैंपल स्पेस आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस क्या होगा कि पहले मान लो 10 रुपए का आ गया, फिर 5 रुपए का कॉइन आ गया,
और क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों 5 5 5 5 आ जाए, पहले 5 आ जाए। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, एक आइडिया कैसे लगा कि अपने सैंपल स्पेस डिफाइन किया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 10 10, ये आपका सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ से सम कितना आ जाएगा? 15। यहाँ से 15 सम कितना आएगा? 10। यहाँ से भी कितना आएगा? 15। और यहाँ से कितना आएगा? 20, है ना? यस सर। सर इस केस में 5 10 को और 10 5 को अलग अलग लेना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग लेना पड़ेगा ना, एक एक करके कॉइन निकालना है। पहले मान लो 5 आ गया, फिर 10 आया, फिर पहले 10 आया, फिर 5, तो दोनों अलग अलग ही काउंट होंगे। अच्छा Clear है? ओके सर। हाँ, तो सैंपल स्पेस में तो 5 10 और 10 5 अलग अलग ही आएगा। अब अपना जो सम है, मतलब टोटल सम क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? या तो सम हो जाएगा 10, या सम होगा 15, या सम हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब इसको रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो x। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, ट्राई करते हैं एक बार। सम 10 आए, सर 5/15 into 5/15। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कुछ ना कुछ 5 गड़बड़ से है। 2 नहीं सर 15 कॉइन है, 5 के कॉइन 5 है ना, तो 5/15 देखो, है हाँ ना। देखो सही है। सम 10 कब आएगा? जब दोनों जब 5 के कॉइन होंगे। जो दोनों 5 हो, है ना? तो देखो 5, दोनों 5 के फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5 के ऑप्शन कितने? 5, और इसमें से मुझे 2 चाहिए, है ना? 5C2 सही है। और टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 15। 15C2। 2 कॉइन निकालने ना आपको। देखो मेरे को सम चाहिए 10, सम 10 कब बनेगा? जब पहला भी 5 हो, दूसरा भी 5 हो। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए? 2 5। तो 2 5 के लिए ऑप्शन कितने हैं? 5 ऑप्शन है। इन 5 कॉइन में से कोई 2 5 चाहिए, तो 5C2। और टोटल ऑप्शन कितने होंगे? 15C2। अब अगला सोचते 15। 15 कब बनेगा? 5C1 10C1 अपॉन 15C2। हाँ, या तो पहला 10 आ into जाए, 2 भी आएगा। ये 5 आ जाए, और दूसरा वाला पहले 5 आ जाए, फिर 10 आ जाए, है ना? सही है, यस सर। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पहले 10 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 10C1 10C1। और दूसरी बार 5 आए, 5C1 5C1 अपॉन 15C2। ठीक है, यहाँ पे जैसे 5C1 इंटू 10C1 अपॉन 15C2। सर इधर 10C2 नहीं आएगा? नहीं, Last 10C2 वाले नहीं में। आएगा ना। हाँ, सर लास्ट वाला लास्ट नहीं, वाले में। हाँ लास्ट वाला 10 कब बनेगा? जब दोनों के दोनों 10 बन जाए। अब यहाँ पे क्या बनेगा? 10C2, और टोटल कितना होगा? 15C2। क्लियर है? हाँ, ये Yes, रहेगा। sir. तो ये आपका हो गया xi, और नीचे हो गया आपका px। अब इसका आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? xi इंटू पी आई, सम ऑफ xi इंटू पी आई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप, हाँ ये क्वेश्चन कह सकते हो थोड़ा टफ था, क्योंकि लैंग्वेज में बहुत घुमाया था इन्होंने, डायरेक्ट नहीं दिया था। अगर डायरेक्ट देते तो मीन और वेरियंस के क्वेश्चन थोड़ा आसान ही रहते हैं। या तो अब अगली बार ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन होता है। क्लियर है? जिसको अगर याद नहीं था पहले, अब दिमाग में रखना, कभी अगर इनकेस एग्जाम में वर्ड आ जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो मीन समझना उसको। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना घर पे। नेक्स्ट, इसके बाद और भी क्वेश्चन थे आपके पास। ये वाला किया था किसी ने? यस सर, मीन, ग्राफ बना के कर दिया था। तो ग्राफ इसका बन पाया था? फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे ग्राफ ड्रॉ किया? सर हो गया था सर, फ्रैक्शनल पार्ट का तो पता होता है ना वो। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 का कैसे ड्रॉ करोगे? सर 2 को हटा दिया था, x का बना दिया था। ठीक है, तो क्या हम इंटीजर पार्ट को फ्रैक्शनल में से हटा सकते हैं, माइनस में भी? Yes, sir. ठीक है, अगर कोई ऐसा दिया हो x प्लस k, तो क्या k को अलग किया जा सकता है? यस सर, अगर k X, इंटीजर है। हाँ k अगर इंटीजर है, अब x कुछ भी हो, x से मान लो 2.3,
तो 2.3 में 5 ऐड करोगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट अभी भी क्या रहेगा, 0.5 ही रहेगा, है ना? यस सर। सही है। और नेगेटिव में भी सोच के देखो, नेगेटिव में वर्क करेगा कि नहीं करेगा? अगर x की वैल्यू मान लो 2.3, उसमें से अगर मान लो 2.3 में से आपने फॉर एग्जांपल k रख दिया -3, x अगर 2.3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा, 0.3। इसमें से अगर आपने माइनस कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, -3 सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये कितना होगा, -0.7, है ना? इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.3 आएगा अभी भी। सही है। जिसको डाउट हो ये देख लो एक बार, इसमें अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही केस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर ही आ रहा है ना? ठीक है। और 3 - x के केस में सर -x वाला बना दिया था वो ग्राफ। इसका भी पहले एग्जांपल से समझ लो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, x की वैल्यू ले ली, मान लो आपने कुछ भी रैंडमली 5.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.8, है ना? और यहाँ पे अगर रखोगे तो ये कितना बनेगा, जीरो पॉइंट टू आएगा ना, है ना? यस सर। इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस, नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x की वैल्यू 0.8 है ना, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 माइनस 0.8, मतलब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ऐसा कुछ आएगा क्या, चेक करो। क्योंकि यहाँ पे x रखने पे आपका पास 0.2 आ रहा है, x की वैल्यू आप रखोगे मान लो कुछ भी 5.2 रखनी थी ना, मैंने गलत रख दी, x की जगह 5.2 रखना था, तो -5.2। सीधा सीधा x और वैसे -x ही आ जाता है, वैसे ग्राफ बन जाता तो वही। हाँ हाँ वही आ रहा है, बस मैं आपको एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था, 2-3 डाउट आए थे कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल ले लेके समझा रहा हूँ। x यहाँ पे 5.2 था बच्चों, यहाँ पे गलती से मैंने -5.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.8 ही आएगा। कितना आएगा देखो, एक मिनट, माइनस ये कितना आएगा, करके दिखाओ एक बार, 5.2 -3 करना एक बार, कितना बनेगा ये, -2.2, देख लेना जो भी है ना? यस सर। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.8, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x ही लिख सकते हो। तो कहने का मतलब क्या था, इसमें -2 देने से बस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंटीजर के साथ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x - 2 को, ये प्रॉपर्टी भी होती है, अगर इनके साथ भूल जाओ तो ऐसे डिराइव कर लेना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 - x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x लिख सकते हो। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x को या तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना? आपको ये पता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में x की जगह -x इंटरचेंज करने पे ग्राफ में क्या चेंज होता था, ठीक है? या फिर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का भी एक तरीका होता लिखने का, क्या होता था, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना? ये भी था ना कुछ? यस सर। ठीक है, अब इसको आप ट्राई करना, अब आपसे हो जाएगा। मेन ये प्रॉपर्टी थी। सर उसका आंसर गिवन है, आंसर क्या है उसका? आंसर तो मुझे पता नहीं, एक्चुअली देखा नहीं मैंने पेपर आज, देख लेना आंसर जो भी आ रहा है। अभी आंसर की आई थिंक आपको कल या कल तक मिल जाएगा, ठीक है? देख लेना जो भी आंसर है इसका। बाकी तरीका ऐसा होगा, आप एक बार और ट्राई करना इसको, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके। अच्छा ये पता मिनिमम मतलब क्या होता है? यस सर, जो नीचे आएगी ग्राफ हाँ, में। जो ग्राफ नीचे होता है वो लेते हैं। एक बार सुन लो सब लोग, जैसे मान लो मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो तरह के ग्राफ है, एक मान लो ऐसा कुछ फंक्शन है और दूसरा फंक्शन मान लो ऐसा कुछ है ना? अब ये जहां जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको पॉइंट को ध्यान से देखना है आपको। ये मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसके आगे पीछे देखना पड़ेगा, और इसके आगे पीछे। अब आपको बोला है मान लो ये एक फंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है g(x), मान, ठीक है? ये मान लो ब्लू वाला फंक्शन है f(x), ये येलो वाला फंक्शन है g(x), और आपको ड्रॉ करना है मान लो मिनिमम ऑफ f(x, g(x).
अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, जिसको नहीं पता एक बार देख लो, जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं उनके आगे पीछे इंटरवल देख लो। अब जैसे यहाँ इसके यहाँ पे इंटरसेक्ट करा तो इसके आगे देखो मिनिमम वाला कौन सा, जो नीचे है, तो ये वाला पोर्शन लेंगे। फिर इसके और इसके बीच में मिनिमम वाला कौन सा, येलो वाला जो नीचे है, तो फिर ये वाला पोर्शन लेंगे। फिर इसके और इसके बीच में मिनिमम कौन सा, ब्लू वाला, फिर ये वाला पोर्शन लेंगे। और यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, नीचे वाला, तो ये वाला। तो बेसिकली मिनिमम वाला ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा आपका। क्लियर है? ऐसा, फिर यहां से ऐसे करके ऐसे। अब जनरली ये क्वेश्चन वहां पे आते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल। आपने ऐसे क्वेश्चन कहाँ देखते हैं, ऐसे ग्राफ बनवाते हो जहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन आते थे। तो कभी भी आपको ये पूछे कि नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो आपको ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद ये देखना रहेगा कि कितने शार्प कॉर्नर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बस मिनिमम मैक्सिमम का ध्यान रखना। क्या करना, कभी भी मिनिमम मैक्सिमम आपको पूछे दोनों ग्राफ को साथ में प्लॉट कर दो। मिनिमम पूछे तो ग्राफ का नीचे वाला हिस्सा लेना है दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करने के बाद, और मैक्सिमम पूछे तो ग्राफ का ऊपर वाला हिस्सा लेना है। फिर पूछे कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो जितने शार्प कॉर्नर आएंगे उतने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ऐसा क्वेश्चन अभी जनवरी में भी आया था और पहले भी बहुत बार आया, तो ध्यान रखना। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। यस सर। ठीक है, ये हुआ था। यस सर, C20 आया था शायद। क्या है क्वेश्चन में एक दिया क्या एक्चुअली, एक सर्कल है, सेंटर पता है, रेडियस c के टर्म्स में पता होगा। सेंटर है इसका 2,1 है ना। और कोई कॉर्ड है, इफ द कॉर्ड इज ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्टेड मतलब 3 हिस्सों में बट रही है ना। Yes, sir. 1/3, 1/3। दूसरा पॉइंट है 8/3। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट को देख के कुछ अच्छा लग रहा है? इन कोऑर्डिनेट्स को देख के क्या दिख रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन है? सर मिड पॉइंट निकालें इसका? नहीं 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 नहीं, इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो। इन कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो। क्या इस लाइन की इक्वेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो कॉर्ड की? यस सर, y = x। हाँ, y = x है ना। यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है। तो इन पॉइंट्स को देख के आप कह सकते हो कि x और y सेम है, x और y सेम है, मतलब ये लाइन कौन सी होगी, y = x होगी। बोलो रे, समझ में आ गया? आप Yes, sir. हो गया, सॉल्व कर लेना। ठीक है, y = x से इसको सर्कल के साथ सेटिस्फाई करके देख लेना, या फिर अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, इनका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हो। इनका जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, वैसे भी यूं पता चल लीजिए क्या था वो तो। और क्या निकाल सकते हो आप? सर ये Radius वगैरह। रेशियो से मैंने एक पॉइंट निकाल लिया था। इस कौन सा रेशियो point का निकाला? यूज करके, रेशियो को यूज करके एक नॉर्म यहाँ पे एक पॉइंट निकाल लिया था इंटरसेक्शन वाला। ये वाला? हाँ, रेशियो का यूज करके यहाँ पे। अच्छा, ये पॉइंट पता है आपको? ये पॉइंट आपको अज्यूम करने पड़ेंगे ना फिर। हाँ, ये तो बीच वाला पता चल जाएगा ना मिड पॉइंट से। सेक्शन तो पता फॉर्मूला चल लगा जाएगा। दिया था, और ये ये 2 तो पता- रेशियो 1 था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, ये भी कर सकते हो। मिड पॉइंट जैसे आपको ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा मिड पॉइंट से, फिर आप तो हाँ रेशियो भी लगा सकते हो। ये देखो, ये आपका क्या है, टोटल 1:2। ये ऐसा है, देखो एक बार देख लो सब लोग। ये लाइन सेगमेंट है कॉर्ड आपकी, इसमें 2 पॉइंट है जहाँ पे ट्राइसेक्ट कर रहा था। ट्राइसेक्ट कर रहा मतलब ये रेशियो 1:1:1 है। ये पॉइंट आपको पता है 1/3 1/3। ये पॉइंट पता है आपको 8/3 8/3। आपको कोई एक पॉइंट अगर पता करना है, जैसे मान लो ये पॉइंट पता करना है, इसको आपने मान लिया a, b या फिर अल्फा, बीटा। तो देखो ये a, ये b, ये c है ना। तो ये b इन दोनों का मिड पॉइंट भी तो हो जाएगा, है ना। a और c का यहां से भी निकल जाएगा फिर तो। और ये d जो है, ये इन दोनों का b और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से d भी आ जाएगा। फिर पता कर लेना रेडियस वगैरह, सेंटर से डिस्टेंस वगैरह कर लोगे। बोलो। यस सर। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन आसान था, बट डायग्राम बना के करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ये भी मैं डुएबल क्वेश्चन में ही रखूंगा।
इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये हुआ था या नहीं हुआ था? इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन निकालनी है। अच्छा ये होमोजीनियस है तो हाँ है ना, होमोजीनियस में तो दो ही केस बनते हैं बच्चों, याद आ रहा है? होमोजीनियस के केस में, होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसमें दो ही तरह के केस बनते हैं, या तो नो सॉल्यूशन, सॉरी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते थे हम? ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन डेल्टा, बताओ। Delta not Not equal. equal. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल, और नॉन ट्रिवियल की एक कंडीशन डेल्टा डेल्टा इक्वल्स टू इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यही दो ही कंडीशन है। इससे एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है? मतलब ये फंडामेंटल मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखना, अगर टफ हो तो छोड़ देना, लेकिन ये डूएबल था। ये क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये पता नहीं कैसा था। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये एक्सपेंशन है क्या कुछ? नहीं, वो वाला नहीं है जो चाहिए। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टफ था क्या आसान था? ये देखो सर एक बार। आसान था। सर ये तो इजी था। वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट है, आया ना? यस सर। ये भी डूएबल था बच्चों, 7th डूएबल क्वेश्चन, डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, 2a इक्वल टू b क्रॉस c प्लस 2b, a b c are 3 यूनिट वेक्टर, देन द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5। ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपने पहले पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं देखा होगा। किसी ने किया था ये? यस सर, केस बने थे इसमें। Yes sir, करा था। ठीक है, ये पहले भी एक बार कहीं ना कहीं कोई पीवाईक्यू में आया हुआ है। एक बार जिसने नहीं किया, एक बार वापस से रीअटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन से मैच करना। कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस, ये हो सकता है थोड़ा टफ हो, पता नहीं, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ये हुआ था क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ दिख रहा है। इसमें एक काम करना, z की जगह वो एक चीज सुनो सब लोग ध्यान से, जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी किया हो, जिनको लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर टफ है या फिर ऐसा कुछ, तो कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन आया ना, तो जनरली एक चीज ये दिमाग में छापना कि अगर वो ज्योमेट्री या फिर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो z की जगह x प्लस आयोटा y रख के एक बार जरूर ट्राई करना उसको, ठीक है? z की जगह x प्लस आयोटा y रख के एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत सी बार इसको करने से क्वेश्चन हुए हैं, याद आ रहा है? हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। यस क्लियर है? सर लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड में होते ही नहीं है। देखो ऐसा नहीं सर मैंने हमेशा, तो बहुत ऐसा नहीं पहले होता। देखो नहीं, सर मैंने देखो, बहुत पहले इतने क्वेश्चन लगाए थे, और अब पेपर में करती हूँ तो इतनी जल्दी होते नहीं है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनना एक चीज सब लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, एक बार ट्राई करना x प्लस आयोटा y रख के 30 सेकंड 1 मिनट देना। अगर आपको लग रहा है 1 मिनट बाद नहीं हो रहा तो छोड़ देना। 1 मिनट में अपने आप जज हो जाएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अभी 23 जनवरी का जो अभी पेपर था इस बार, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आया था जो कि दिखने में ऐसे ही अजीब सा था, लेकिन उसमें x प्लस आयोटा y रखने पर क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया था। समझ में आया? 23 तारीख को मेरा ही पेपर था, मैंने ट्राई भी नहीं किया, रख के भी नहीं देखा, क्योंकि सर थोड़ा तो पहले हाँ, वही कह रहा हूँ ना, अगर ये मेंटेलिटी हम रखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, मुझसे नहीं बनेगा, घर पे हमने कितनी बार बनाया नहीं बना, तो ये गलत है। क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, हो सकता है उससे क्वेश्चन हार्ड आए तो छोड़ना ही है हमको। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज क्यों बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को देख के मत छोड़ो। और एक चीज क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें x प्लस आयोटा y रख के देखो, कम से कम 30-40 सेकंड दो, फिर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो छोड़ देना। लेकिन आपको एक बार रख के देखने पे हो सकता है वो क्वेश्चन हो जाए। तो वैसे वो उसमें क्वेश्चन आया था, मैं आपको भी दिखाऊंगा भी अगर हुआ तो, कि वो क्वेश्चन जो है वो सर्कल का क्वेश्चन था, वो बहुत आसान क्वेश्चन था। एक सेकंड अभी दिखाता हूँ। ये बात सबको ध्यान रखनी। एक्चुअली पेपर, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आज के पेपर में नो डाउट चीजें तो टफ भी थी, आसान भी थी, लेकिन हमको कभी पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं है। पता है हमको, दिमाग में ऑलरेडी ये चीज। हमको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जितना हम बन पाएगा और जिससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करके, वो याद आ गया तो अभी मैं दिखाई देता हूँ। वो क्वेश्चन ऐसा ही था, उसमें x प्लस आयोटा y आपको काम हो गया था। ऐसे और भी थे,
और भी चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चन है कभी कभी अपने दिमाग में ऐसा रहता है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, और भी ऐसे ऐसे चैप्टर, प्रोबेबिलिटी हो गया, कभी कभी हमें प्रोबेबिलिटी में भी ऐसा लगता है कि पेपर टफ है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन हर बार पेपर टफ नहीं होता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो डायरेक्ट हो जाते हैं, तो कभी भी डायरेक्टली जज मत करना, चैप्टर को देख के एक बार कम से कम उसको अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। एक मिनट में ट्राई करता हूँ, पेपर है क्या मेरे पास, हाँ दिख गया, एक सेकेंड। आज ही मैंने एक क्वेश्चन देखा था उसका, इसमें स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? यस सर। शायद इसी में आया था, एक तो ये था, ये तो चलो ठीक है। इसमें नहीं, आई थिंक वो शायद 22 जनवरी में था। एक सेकेंड ना, एक और पेपर ओपन करके देख लेता हूँ। देखना जरूर पर उसको, क्वेश्चन सब लोग करना है एक बार, उसको अभी एक बार ट्राई करना आपसे। वो ऐसा बहुत बार हुआ है जेई में कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बन जाते हैं। एक सेकेंड, ये भी हाँ, एक तो ये तो वो वाला नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था एक्चुअली। देखो ध्यान से, ये 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया था, दिखने में अजीब लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। मॉड जेड कितना दिया हुआ है 1, और सबके आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड पता है और आर्ग्यूमेंट पता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में लिखते हैं? पोलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आर ई की पावर आया था थीटा, है ना। तो क्या मुझे बता सकते Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस सर It's विजिबल। a Yes, sir. visual screen. हाँ, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? आर ई की पावर आयटा माइनस पाई बाय 4, मैग्नीट्यूड तो 1 है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो आर ई की पावर आयटा थीटा, आर मतलब 1, ई की पावर आयटा माइनस पाई बाय 4, और ई की पावर माइनस आयटा पाई बाय 4 निकाल सकते हो। ई की पावर आयटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। Z2 क्या होगा? ई की पावर आयटा 0, और Z3 क्या होगा? ई की पावर आयटा पाई बाय 4, है ना। ओपी बस वैल्यू पुटअप करनी तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक 22 जनवरी को आया था केस। और Yes, एक और sir. क्वेश्चन था वो सर आप लिखने- जो क्वेश्चन बोल रहे हो वो शायद से 23rd जन सेकंड शिफ्ट में आया था। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन भी ऐसा था कि उसमें सर्कल का क्वेश्चन था, उसमें सर्कल का सेंटर निकालना था। उसमें x प्लस आयटा y रखने पे पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो एक चीज सब बहुत ऐसे ध्यान रखना, आज बोल रहा हूँ अगली बार भी ध्यान रखना। हो सकता है क्वेश्चन टफ हो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। x प्लस आयटा y रख के ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन और सर्कल वर्कल बन रहा हो तो उसका सेंटर रेडियस निकाल के कभी कभी काम हो जाता है। बाकी क्वेश्चन में भी आज आपने क्या सीखा कि कभी कभी क्वेश्चन दिखने में अजीब दिखेंगे, उनको कम से कम 30 से 40 सेकंड का थॉट दो, गिवन डेटा देखो, ऑप्शंस देखो, देखो क्या पूछा गया, क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है। फिर आपको लग रहा है 30-40 सेकंड बाद कि नहीं बन पा रहा तो फिर छोड़ के आगे बन जाए, ठीक है। तो आज के पेपर में आपको सीखने को मिला होगा कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जो हम छोड़ सकते थे, ठीक है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज के पेपर में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम सही करने चाहिए थे, 4 क्वेश्चन एटलीस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. ठीक है, ओके। बाकी क्वेश्चन और भी है, एक बार आप सॉल्यूशन से देख लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन ज्यादा ही टफ है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, उनमें टाइम इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। मैंने इसलिए हमने आज के डिस्कशन में भी उन क्वेश्चंस को लिया जो आपके डुएबल है, क्योंकि बाकी पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे जो आपको करने नहीं थे एक्चुअली। उनका लेवल एडवांस टाइप भी था, कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस के भी थे,
और ऐसा देखो हो सकता है, ठीक है, मेंस में भी कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि कुछ एक दो क्वेश्चन बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ सिलेबस, या फिर 4-5 क्वेश्चन दे देंगे वो एडवांस टाइप के, हार्ड लेवल के, लेकिन हमको उससे मतलब ही नहीं, हमको उससे डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और मुझे बोलना था आप सबसे कि जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आपको एक तो वर्कशीट तो आप टाइमली सॉल्व करते रहो, जो भी हो रही है, ये पेपर आप कर रहे हो, पेपर में भी देखो कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी उनका सिलेबस कंप्लीट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीकनेस है, तो आप है ना जेईई के जनवरी अटेम्प्ट के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम देके पेपर सॉल्व करो पूरा पूरा। आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री थोड़ा ऐसा है या फिर मैथ्स ऐसा है, फिर आपको किसी में प्रैक्टिस पूरी करनी है, तो कोई भी जेईई का जनवरी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो, या तो पूरा सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छी बात, इतना समय है तो। अदरवाइज पूरा सॉल्व नहीं भी कर पाओ तो 1 घंटा, जैसे केमिस्ट्री के लिए 40 मिनट का टाइम स्लॉट रखो, कोई भी एक पेपर पूरा सॉल्व करो, फिर देखो कितने नंबर ला पा रहे हो, कौन से चैप्टर में ज्यादा वीकनेस है, कौन सा फॉर्मूला भूल रहे हो, सब कुछ। फिजिक्स सॉल्व करना तो फिजिक्स का एक आधा पेपर उठाया, फिजिक्स पूरा सॉल्व करा, 40-50 मिनट का टाइम स्लॉट रखा, उसमें देखो कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। मैथ्स के लिए 1 घंटा 10 मिनट में देखो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। आपके शायद वो ऐप भी आता ना एग्जाम करके, या फिर ऑनलाइन भी वो कुछ है जहाँ पे 2025 के पेपर अवेलेबल है ऑनलाइन, आया ना? यस सर, मैं हाँ, तो जो भी वो जहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, वो उनपे आप आसानी से उन पेपर को दे दो और अपना देखो कि क्या कैसे कितने कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एडिशनल। अदर देन द अवंती पेपर, आप वहां से फुल सिलेबस पेपर अब स्टार्ट कर दो। अब अपने पास रेयरली 10 दिन बचे, तो कोशिश करो वीक में 1-2 पेपर वहां से आप देते रहो, ठीक है। उससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी बच्चों, भले ही आपने पीवाईक्यू कर रखे हो, लेकिन अगर आप उन फुल सिलेबस पेपर को सॉल्व करोगे, फिर देखोगे वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं क्वेश्चन पिकअप अभी भी नहीं कर पा, क्योंकि मेन अल्टीमेटली यही है, आपको इजी क्वेश्चन पिकअप करना है, ठीक है, और उनको सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलो, अब अगला जो पेपर होगा संडे को, कोशिश करना है मैथ्स में वापस से, इस बार अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व किए तो अगली बार कोशिश करना 4 या 5 क्वेश्चन पिकअप कर पाओ। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छा, एक चीज और, कल इंटीग्रेशन की एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, तो जिनका भी इंटीग्रेशन वीक है वो 2 बजे कल एक्स्ट्रा क्लास से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ग्रुप में भी मैसेज भी करवा दो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.